हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, जो सेकेंड भूगोल है। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। पाठ के जितने भी लघुतरीय प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। बस करना क्या है आपको? अरे कुछ नहीं भाई, मोबाइल को फुल स्क्रीन में करिए, ध्यान से सुनिए। केवल सुनने से आपको याद हो जाएगा, लिखने और नोट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हूबहू एकदम ऐसे समझोगे जैसे लग रहा है कोई टीचर तुम्हारे सामने पढ़ा रहा है। बस ध्यान से सुनो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? अरे यार, तू काहे आ जाता है ऐसा? क्वेश्चन 1 है, जनसंख्या संकेंद्रण सूचकांक क्या है? यह जनसंख्या के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? देखिए, आपसे एक पूछा जाए कि जनसंख्या संकेंद्रण, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, इसका मतलब यह होता है कि किसी राज्य की जनसंख्या, किसी राज्य की जनसंख्या और कुल देश की जनसंख्या का अगर अनुपात निकालेंगे तो उसको कहते हैं जनसंख्या संकेंद्रण। जो प्रतिशत आएगा ना, वो क्या होगा? जनसंख्या संकेंद्रण। यानी नहीं समझी बात? चलिए ऐसे समझिए कि अगर बिहार में मान लीजिए हमारी जो आबादी है उसको हमने 121 करोड़ माना। क्या है उससे मतलब नहीं, एक अनुमान बताते हैं आपको कि 1 से 21 करोड़ माना। और देश की कुल जनसंख्या कितनी भाई? 1133 करोड़। अगर दोनों को डिवाइडिंग करेंगे तो भाग करने के बाद एक अनुपात निकलता है 0.106। ये हमारी क्या है? जनसंख्या संकेंद्रण सूचकांक। यानी हमारे बिहार राज्य में कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसका एक संकेंद्रण निकाला गया। आशा है समझ गए होंगे। फिर समझते हैं जनसंख्या संकेंद्रण सूचकांक क्या है। तो लिखेंगे किसी भी राज्य में कितनी जनसंख्या है और देश की कुल जनसंख्या से उसमें अगर भाग दे देते हैं, उसका जो अनुपात निकलता है वो कहलाता है जनसंख्या संकेंद्रण। जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? देखिए, जनसंख्या वितरण को भी प्रभावित करती है। अगर जनसंख्या वितरण कहीं ज्यादा है कहीं कम है तो उससे जनसंख्या संकेंद्रण भी प्रभावित होगा, यानी अनुपात हमारा कम निकलेगा। अगर जनसंख्या ज्यादा है अनुपात ज्यादा निकलेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। अन्य देशों से भारत की जनसंख्या की तुलना करिए। अब चलिए आप वर्ल्ड के अन्य देशों में और भारत की आबादी का तुलना करते हैं। जैसे देखिए, हमारे भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में 2011 के जनगणना के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, हम सेकेंड नंबर पर आते हैं। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो हम 7वें नंबर पर आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर। अब दूसरे देश की तुलना करिए। विश्व में हमसे बड़े देश रूस, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि हैं। अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो केवल एक चीन हमसे आगे है, बाकी सारे देश हमसे अलग है, यानी नीचे है। अब इसका मतलब आप क्या समझे कि भारत में क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। चीन के पास जनसंख्या ज्यादा है लेकिन उसके पास क्षेत्रफल ज्यादा है। तो घनत्व की अगर दृष्टि से बात करेंगे तो बिहार में ज्यादा घनत्व, चीन में कम घनत्व है। अर्थात पूरे वर्ल्ड की अगर बात तुलना कर दिया जाए तो पूरे वर्ल्ड में भारत सबसे सघन जनसंख्या वाला देश है। क्लियर? समझ में आई बात? फिर से समझते हैं, निचोड़ लेते हैं। देखिए, पूरे भारत की बात करो, पूरे वर्ल्ड में हम जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। अब दूसरे वर्ल्ड के अन्य देशों की बात करिए। जनसंख्या की दृष्टि में हमसे बड़ा केवल एक चीन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि आते हैं। अब ये सारे देश की बात अगर करें चीन को छोड़कर,
तो क्षेत्रफल में बड़ा, जनसंख्या में कम, तो जनसंख्या घनत्व कम होगी। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर चीन, तो चीन के पास भी क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो वो भी हमसे कम है। अब ओवरऑल अगर हमको पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद समझ में आया कि पूरे दुनिया में भारत जितना सघन आबादी वाला देश कोई है ही नहीं। क्लियर, तुलना कर ली ना। चलिए बहुत अच्छा, बात समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, सुनना। उच्च और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से और क्यों हैं? अब हम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अपने भारत की बात कर रहे हैं। पूरे भारत में अगर तुम तुलना करोगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला पूछता है। क्या हमारे भारत में जनसंख्या वितरण एक जैसी है? क्या नहीं, एक जैसी नहीं है। कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। तो ज्यादा जनसंख्या वाला अगर घनत्व की बात करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सब जो राज्य हैं अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो 10 कुछ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 कुछ है। केरला और तमिलनाडु भी लगभग 890 के तकरीबन है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। अब कम घनत्व वाले की राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या जो भी पर्वतीय राज्य है ना, उनमें जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। जैसे अगर असम की बात करें, सिक्किम की बात करें तो वहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें लगभग 17-18 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी जनसंख्या घनत्व कम वाला राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। जनसंख्या घनत्व ज्यादा वाला बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। समझ में आई बात? यही हमें बताना था। क्वेश्चन क्या कहा हमें? अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला। कम जनसंख्या वाला सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि पर्वतीय राज्य। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में घनत्व निरंतर वृद्धि क्यों रही है? देखिए, भारत में जनसंख्या घनत्व जो है ना वो लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? एक दिमाग लगाओ कि हमारा भारत का जनसंख्या इतना जल्दी क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है? कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, क्षेत्रफल 32 लाख, तो 32 लाख आज भी है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन जनसंख्या उस समय हमारी मात्र 36 करोड़ थी और आज हम लोग 121 करोड़ हैं। 131 शायद करोड़, सॉरी गलती हो गया, 131 करोड़ है। 131 करोड़। आखिर ये जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, इसके पीछे का कुछ तो रीजन है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कमती ही नहीं है। हमने लाख प्रयास किया, जनसंख्या वृद्धि जो हमारी है ना उसका परसेंटेज थोड़ा सा कमा है, लेकिन जनसंख्या कमा नहीं। तो जब जनसंख्या नहीं कमेगा तो वृद्धि और घनत्व दर तो बढ़ेगा ही ना भाई मेरे। वही कह रहा है जनसंख्या घनत्व क्यों बढ़ रही है? इसलिए क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर हमारी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ राज्यों ने अपनी सूझबूझ के कारण जनसंख्या वृद्धि दर को थोड़ा सा कम किया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से हम लोग कमे नहीं है। इसलिए हमारी जनसंख्या घनत्व तेजी से बढ़ रही है। बढ़ने का मेन कारण जनसंख्या वृद्धि रुकती नहीं है। कोई दिक्कत? आशा है आपको 4 क्वेश्चन समझ में आया हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, सुनना। जनसंख्या वृद्धि के आधारभूत घटक कौन है? अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए जनसंख्या वृद्धि हमारी क्यों तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ने के कौन कौन से कारक, वही पूछ रहा है। जनसंख्या वृद्धि के आधारभूत घटक यानी हमारी जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, याद होगा ना। जनसंख्या वही तेजी से बढ़ती है जहां 3 घटक पूरे होते हैं। क्या क्या? पहला है वहां के जन्म दर। अगर जन्म दर ज्यादा होगा, मृत्यु दर कम हो,
तो स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या डेवलप करेगी क्या। दूसरा कारण है जन्म दर का मृत्यु दर का अधिक होना या कम होना। अगर मृत्यु दर मान लीजिए अगर कम है और जन्म दर ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ेगी। वहीं अगर मृत्यु दर ज्यादा हो जाए और जन्म दर अगर कम हो जाए तो हमारी जनसंख्या कमेगी। तो जनसंख्या घटक के को दो चीज प्रभावित करती, कौन, तो जन्म दर, मृत्यु दर। जन्म दर ज्यादा और कम या मृत्यु दर ज्यादा और कम उस क्षेत्र की जनसंख्या को बढ़ाती है। चलिए आगे है। तीसरा हमारा प्रवास। हमने बताया था, यह चैप्टर आप पीछे भी पढ़े होंगे, आप ये अनुभव किए होंगे, महसूस किए होंगे कि अगर कोई बाहर से जनसंख्या आती है किसी काम के कारण हमारे यहाँ, तो स्वाभाविक सी बात है हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। अब क्लास 10th में पढ़े होंगे कि इंग्लैंड की जनसंख्या 16वीं शताब्दी में क्यों अधिक हो गई थी। इसका कारण था औद्योगिक दृष्टि से वह बहुत आगे बढ़ गया था। अब अमेरिका अन्य देश के लोग वहां काम करने के लिए आ रहे थे, तो जैसे वहां काम करने के लिए आएंगे ना तो जनसंख्या बढ़ेगा। हमारे मुंबई की जनसंख्या अचानक बढ़ गई थी। क्यों ऐसा हुई थी? इसके भी कारण थे कि मुंबई व्यापारिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया, तो पूरे भारत के लोग ना मतलब काम करने के उद्देश्य से कहां पहुंचने लगे, मुंबई पहुंचने लगे। परिणाम क्या हुआ कि वहां की जनसंख्या बहुत बढ़ गई। समझ में आई बात? ठीक वही बात है, अभी वर्तमान की बात करोगे तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश रोजगार में आगे है। पूरे भारत में सबसे आगे आंध्र प्रदेश। अब अपने गांव की तुलना करना, आसपास के लोगों की तुलना करना, पता चलेगा कि हमारे गांव से 20 लोग आंध्र प्रदेश हैं। अब एक तुम्हारे गांव से 20 लोग हैं, हमारे गांव से 20 लोग हैं, अन्य गांव से 20 लोग हैं। अब सोच लो कि आंध्र प्रदेश में कितने लोग रह रहे हैं अभी। तो यहां से जब वो वहां गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है वहां की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी ना मेरे भाई। तो प्रवास भी हमारी जनसंख्या वृद्धि घटक को प्रभावित करती है। अभी तक आपने क्या समझा कि जनसंख्या वृद्धि के आधारभूत घटक हो गए 3, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। आशा है अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत में 1971 से 1981 तक जनसंख्या वृद्धि का उल्लेख। देखिए हमने तो पूरे चैप्टर में आपको एक बात समझाया था, आपको याद होगा कि 1901 से लेकर 2011 तक हमारी जनसंख्या किस तरह से बढ़ी थी, इस चीज को हमने आपको समझाया था। लेकिन क्वेश्चन क्या कह दिया कि 1971 से 1981 के बीच में जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारी जनसंख्या दर 1971 से 1981 ये वृद्धि दर विस्फोटक हुआ था। देखिए 1901 से 1921 तक जनसंख्या दर एकदम बिल्कुल स्लो रेट में रहा, मैंने बढ़ा नहीं, एकदम संतुलन में रहा, जितना बढ़ा उतना मरा, बात खत्म। लेकिन 1921 से 51 तक हमने देखा कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ी सुधार हुई थी, तो हमारी जनसंख्या थोड़ा सा इंक्रीज किया था, बढ़ा था। लेकिन 51 में जब हम आजाद हुए उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी भोजन, सारा सुविधा होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारी आबादी एकदम डेवलप करके छलांग मार दिया फटाक से, है ना। और 1951 से 81 तक में बहुत जनसंख्या बढ़ा, 71 से 81 कह रहा है। तो उस समय हमारी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी बढ़ी थी, याद रखना 24.69 यानी 24.69% की हमारे पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। ठीक है ना जी, 24.69, बहुत अच्छा। अब चलते हैं, अगर नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे तो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है 46.22। वहीं ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 19.33 थी, ठीक ना, या 23। इसके बाद अगर सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या बढ़ा है तो वह चंडीगढ़ में, सबसे कम अगर बढ़ा है तो वो कहां बढ़ा है, तमिलनाडु में। यानी जनसंख्या वृद्धि दर तमिलनाडु में बहुत कम रही है और सबसे ज्यादा रहा है कहां, चंडीगढ़ में। पूरे भारत की बात करें 24.69, जबकि नगरीय 42.46 यानी 46.22, है ना। और अगर ग्रामीण की बात करें तो 19.23। ठीक है, चलिए अरे थोड़ा सा हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, क्या करोगे। हाँ 19.2323, चलिए बहुत अच्छा बात है।
अच्छा क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मिस पॉइंट हो जाता है, हम लोग बिहार के आदमी हैं, आधा आधा इंग्लिश आधा हिंदी। हाँ कमेंट करना, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक बात जानते हो, गौर करते हो, खूब अच्छा वाला का नाम होता है, उसी पर फिल्म बनता है, नाम प्रसिद्ध होता है। और नहीं तो जो सबसे खराब होता है, अगर हम अच्छा नहीं बन सकते तो खराबी बन जाते हैं, क्या दिक्कत है? नाम तो रहेगा ना किसी में, नाम तो जानेगा ना, या तो रामे का नहीं तो रावणे का, क्या है कि नहीं, कृष्ण का नहीं तो कंस का। अब बाकी बीच बिछा वाला कौन क्या हुआ आज तक कोई जानता है भाई? नहीं ना जानता है। कोशिश तो हम कर रहे हैं अच्छा बनने का, अगर अच्छा नहीं होगा तो खराबी में कमेंट करना, ठीक है। चलो ज्यादा बात व्यक्ति नहीं, पता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण। देखो हेलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंख्या वितरण के असमान के क्या कारण है, यानी हमारी जनसंख्या असमान क्यों है। अरे देखो भाई, सीधा सीधी बात, भारत भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर। पूरा भारत का अगर मानचित्र अगर देखोगे, ऊपर में पर्वत, बीच में समतल मैदान, नीचे पठार, ओकरे नीचे समतल मैदान, हेने से देखोगे तो बहुत बड़ा मरुआ स्थल यानी पश्चिम भाग में, आप पूरब में देखोगे तो बहुत बड़ा जंगल पर्वत। समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो गया बात का, नहीं समझे बात। देखिए जब धरती एक जैसी नहीं है, स्थलाकृति एक जैसी नहीं है, तो जलवायु कैसे मिलेगा तुम्हें एक जगह? और जब जलवायु एक जैसा नहीं होगा तो रोजगार व्यवसाय कैसे एक जैसा होगा? तो हमारी जनसंख्या वितरण को न प्रभावित करती है कौन? सबसे बड़ी जलवायु। जहां की जलवायु सम होगी, जहां के मौसम दशाएं अच्छे होंगे, वहां जनसंख्या ज्यादा होगा, क्लियर। और जहां की जलवायु विषम होगी, वहां की आबादी कम होगी। जैसे देखो, तुम उत्तर भारत का नक्शा लो, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, और ये समतल मैदान है। यहाँ की जलवायु सालों भर लगभग सेम रहती है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा। ठंड भी पड़ता है तो कम, गर्मी भी पड़ती है तो कम, इसीलिए यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। अब चल जाओ ऊपर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यार ठंड के दिनों में माइनस में तापमान चला जाता है, कौन रहेगा उसमें? अपने यहाँ का 10-15 डिग्री हो जाता है, पूरा हाथ पांव फूल जाता है, वहां पर कौन रहने जाएगा? इसीलिए जनसंख्या नहीं है वहां पर, बहुत कम निवास करते हैं, समझे ना। चले जाओ हमारे मरुस्थल में, गर्मी के दिनों में 55 डिग्री तापमान हो जाता है, यार 40 डिग्री में तो पसीना बाहर आ जाता है, 55 डिग्री में कौन रहेगा? मर जाएंगे हम लोग। तो वहां पर जनसंख्या कम रहती है, सीधी सी कहानी है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। तो हमारी जलवायु हमारी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, क्लियर है। चलो दूसरा बात, जहां रोजगार के अवसर होंगे वहीं ना ज्यादा जनसंख्या रहेगा। हम लोग कहाँ रहेंगे? काम के तलाश में हम लोग जाते हैं ना, और जहां अच्छी काम मिल जाती है, रोजगार मिल जाता है, तो वहीं हम लोग रह जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर रह रहे हैं, अगर हमारी रोजगार दिल्ली में चलने लगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहीं बस जाते हैं। हम अगर यहाँ से हरियाणा पंजाब जाते हैं, हमारी काम रोजगार वहां चलने लगे तो हम सोचे कि यहीं बस जाते हैं। यानी हमारे हमारे जहां रोजगार व्यवसाय हो, जहां हर लोगों को काम मिले, जैसे अपनी बिहार की बात करिए, पश्चिम बंगाल की बात करिए, यहाँ पर क्या है? कृषि है, उद्योग है, यातायात के साधन है, या अन्य प्रकार की भौगोलिक अच्छी दशाएं हैं, इसलिए जनसंख्या यहाँ ज्यादा है। लेकिन कुछ प्रदेशों में कहीं रोजगार के अवसर नहीं है, कहीं मतलब जलवायु सम नहीं है, तो वहां जनसंख्या कम है। तो क्लियर कट हमको इतना समझ में आया इस बात से कि जनसंख्या का संसाधन यानी जनसंख्या ज्यादा कहीं कम या कम ज्यादा निवास करने का मेन कारण है वहां की जलवायु और वहां के रोजगार के अवसर, ठीक है। और है जैसे सरकार की सुविधाएं हैं, सामाजिक स्थितियां हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि में क्या अंतर है? देखो अब आपसे पूछ रहा है भाई कि जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि में अंतर। देखो जो भी बनाना ना, जो हम लैंग्वेज लिखते हैं, अगर इस तरह से लिखोगे परीक्षा में पूर्णतः नंबर, कुंजिका से उतारोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। समझ लो, सीख लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। हम तो सलाह देंगे कि भाई सुनिए कम से कम, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप वहां से नोट करेंगे, वहां से याद करेंगे ना, तो अपना सही से नहीं समझ पाएंगे और नहीं लिख पाइएगा। जब हम बोलते हैं सुनिएगा तो लिख पाइएगा, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो। चलते हैं आगे, जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि में क्या अंतर है? देखो सुनो, जन्म दर का मतलब होता है
कि एक साल में कितने जीवित बच्चे जन्म लिए। जन्म लेते समय अगर मर गया तो उसको गिनती नहीं करेंगे। एक साल में कितनी बच्चे जन्म लिए हैं और इसको हम लोग करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग जन्म दर। यानी कि मान लीजिए कि 1000 जनसंख्या पर निकाला जाता है। कितना पर निकाला जाता है? जन्म दर 1000। 1000 जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या जन्म लिया है, वो हमारी क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में या किसी राज्य में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या में जितना बच्चा जन्म लिया है, जीवित बच्चा, चाहे वो बूढ़ा हो या जो भी हो, मरा है, और जन्म लेने के बाद और मरने के बाद दोनों को घटाइए, जितना बढ़ा वो उसकी वृद्धि दर कहलाती है। नहीं समझे? फिर समझिए। मान लीजिए अभी हमारे जिला की रखते हैं या राज्य की बात करते हैं। राज्य में 100 जनसंख्या है, 100 जनसंख्या या 1000 जनसंख्या है। इसमें से 50 बच्चे ने जन्म लिया है एक साल में, 50 बच्चा जन्म लिया, उनमें से 5 की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कहने का अर्थ है कि अब फाइनल बचा है कितना? 45। दोनों ऐड हो गया तो हो गया 10 से 45। ये हमारा जन्म दर है, ये हमारा जन्म दर है। ठीक है, जन्म दर 45 1000 पर। अब चलते हैं हम लोग वृद्धि दर देखते हैं कि मान लीजिए पूरे हमारी जनसंख्या अगर मान लीजिए 1000 ही है, इसमें से 50 बच्चे तो जन्म लिए थे लेकिन 5 बच्चे मर गए, तो मरने के बाद बचा फाइनल कितना? 45। अब ये 1000 में से बूढ़ा हो, युवा हो, जवान हो, जो भी हो, औरतें हो, इनमें से कम गया था, इसमें से 10 को मर गया हो, तो कितना बच गया हमारा? 990। और 45 बच्चे ने जन्म लिया तो फाइनल गया 1035। ये 35 हमारी क्या है? वृद्धि दर है। समझ में आई बात? ये जनसंख्या वृद्धि दर हुआ। पूरे जनसंख्या में जितना बच्चा जन्म लिया, पूरा मर गया है जितना, चाहे वो बूढ़ा मरे, जवान मरे, उससे मतलब नहीं है। जो मरा है उसको घटाने के बाद जो फाइनल बचेगा वो हमारी जनसंख्या वृद्धि है। लेकिन अगर जन्म दर की बात करेंगे तो जितना जन्म लिया उसमें जो मरा और जो बच गया वो हमारा जन्म दर है। समझ में आई बात है? जन्म लिया उसमें मरा तो वो जन्म दर, अब पूरे में मरा, जन्म लेने में से घट गया, बच गया, सो वृद्धि दर। ऐसा बिल्कुल समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन आगे। अरे भाई, ओ अच्छा, इधर बैठा हुआ था। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत के जिला स्तर पर जनसंख्या घनत्व का उल्लेख कीजिए। देखिए, भारत की जिला स्तर की बात कर रहा है। देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे राज्य स्तर, नहीं राज्य स्तर मतलब क्या? नहीं समझे? समझो ऐसे कि राज्य स्तर का मतलब हुआ कि कौन राज्य में ज्यादा जनसंख्या है, कौन राज्य में कम जनसंख्या है, किस राज्य में की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, किसकी कम है। अगर बात राज्य जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, बिहार में ओकर नंबर पर, पश्चिम बंगाल में ओकरे नंबर पर। घनत्व की बात कर देते हैं तो बिहार में सबसे नंबर पर, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। लेकिन यहां तो यार पूछ दिया उल्टा, जिला वाला बात पूछ दिया। चलो, पूरे भारत में लगभग 165 जिले लगभग ऐसे हैं जहां 400 जनसंख्या घनत्व औसतन मिलती है। यानी कि एक जिला में जनसंख्या घनत्व कितना? 400। कुछ लिस्ट पॉपुलेटेड है, बहुत कम है वहां जनसंख्या, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल निकालते हैं तो 165 जिलों में 400 जनसंख्या घनत्व है। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां खूब जनसंख्या मिलती है, बहुत भर भर के, एकदम बोरा भर के। तो कौन कौन भाई? तो चलो, पहले बात पश्चिम बंगाल की, कलकत्ता में चलो। कलकत्ता जिला है जहां पर 23,669 लोग एक जिले में रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, वहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा। चेन्नई चलो, वहां 21,811 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मुंबई चलो, वहां पर चलेंगे तो 16,434 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर जिला घनत्व की बात करें, जिला घनत्व, तो औसतन 400, लेकिन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के कलकत्ता, चेन्नई और ठीक है ना मुंबई। इसके अलावा और सारे हैं जिन्हें हमने कम ही नोट किया था।
तो आशा आपको समझ में आया होगा कि जिला सबसे ज्यादा कौन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है, भारत के नगरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक वर्ग की जनसंख्या बताइए, यानी कि कितने नगर हैं और किस हिसाब से हमने बांटा है। तो उसके लिए हमने आपके लिए ग्राफ रखा है, थोड़ा सा देख लेना, याद कर लेना इसको। देखो, प्रथम वर्ग में आते हैं जहां की जनसंख्या कितनी होगी, 1 लाख। द्वितीय वर्ग में आएंगे जहां 50,000 से 1 लाख के कम। तृतीय वर्ग में आएंगे जहां 20,000 से 50,000। चतुर्थ वर्ग में आएंगे जहां 10,000 से 20,000। पंचम वर्ग में आएंगे 5,000 से, और षष्ठ वर्ग में 5,000 से कम। ये हमारी जनसंख्या का जो मतलब क्या कहते हैं, घनत्व के हिसाब से शहर को बांटा गया है। और उसमें क्या हमारा प्रथम वर्ग में कितने जनसंख्या वाला आया है, 1 लाख। प्रथम वर्ग में कितना, 1 लाख। द्वितीय वर्ग में 1 लाख से कम, 50,000 से ऊपर। ठीक है, तो ये याद रखना। आशा है आपको हमने 10 क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है। हमें ये आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो समझ रहे हैं ना, एक काला बटन है बगल में, किसी किसी में लालो शायद रहता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी तो हम लोग मिलते ही रहते हैं रोज रोज। अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं थोड़ा सा कमेंट कीजिए, हमारी हौसला बढ़ेगी। और समझ ही रहे हैं कहने का क्या अर्थ है, बाकी आप लोग तो खुद बुद्धिमान हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए।